हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज तान्या। मेरा नाम तान्या है और आप लोग मुझे प्यार से तनु दी भी बोल सकते हो क्योंकि मुझे तनु नाम बहुत पसंद है। वेलकम बैक KJI NCERT यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक मल्हार का पहला चैप्टर मातृभूमि, जो कि एक कविता पर आधारित है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। गाइस, अभी मेरा मूड थोड़ा वैसे बहुत अच्छा है, मतलब तो आप भी इंजॉय करके ही पढ़ना, ओके। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। टेंशन वाला ये कविता है ही नहीं। ये कविता जो है बहुत अच्छी है और माइंड फ्रेश करने वाली, बहुत प्राउड फील करने वाली है। तो आइए लेट्स गो, देखते हैं, लेट्स सी इसमें क्या क्या है। तो हम पढ़ेंगे पाठ पहला, मातृभूमि, जो कि एक कविता है। कविता का परिचय हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद मूल भाव। मूल भाव क्या होता है? मूल भाव होता है जो अभी हम जो ये पढ़ेंगे ना, उससे हमारे क्या भाव है, हमारे क्या विचार हैं और इसे पढ़ के हमें क्या समझ आता है, उसे मूल भाव कहते हैं। ठीक है, डन। आइए आगे चलते हैं। मातृभूमि, याद रखिएगा, इसे बहुत सारे लोग मातृभूमि पढ़ते हैं। यहाँ पे ये वाली रा है, ये इसे त्रि नहीं बोलते, इसे रा की मात्रा बोलते, तो इसे मातृ पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी। ओके, अरे क्या हो रहा है? सॉरी गाइस। राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। यह जो मातृभूमि कविता है, यह सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। यह एक अत्यंत प्रेरणादायक और देशभक्ति के ओतप्रोत कविता है। यह प्रेरणादायक यानी लोगों को जागरूक करने वाला कविता है। इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा और बहुत ज्यादा हम लोग अवेयर भी होंगे। ठीक है, इस कविता में कवि ने भारत भूमि के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और गौरवशाली इतिहास का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। इसमें सबसे पहले याद रखने वाली चीज है, जो इस कविता के कवि है उनका नाम सोहनलाल द्विवेदी जी है। आ सकता है तो आप इस चीज को याद रखिएगा। ओके, कहाँ पे थे हम? हाँ, कवि अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति गहरी कृतज्ञता और आदर भाव प्रकट करते हैं, जहां महान महापुरुषों और ईश्वरिक अवतारों ने जन्म लेकर संसार को मानवता, शांति, सत्य का मार्ग दिखाया है। यह जो कविता है, इसके में जो कवि हैं वो बोलते हैं कि इसमें महान पुरुषों, ईश्वरिक अवतारों ने जन्म लेकर संसार का मानवता, शांति और सत्य का मार्ग दिखाया है। ठीक है, आइए पहले पद पर चलते हैं। सॉरी, ये हमारा पहला पद है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नीत सिंधु झूमता है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, जैसे ये हिमालय पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत इतना बड़ा है कि ऐसे नहीं है कि वो इतना ऊपर है तो बादलों से बात करता होगा हेलो हेलो, नहीं, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब हम पर्वत को, हिमालय पर्वत को ऐसे देखते हैं तो एकदम वो इतना ऊंचा होता है कि लगता है कि वो पर्वत है वो एकदम बादलों को छू रहा है। तो उनके कहने का मतलब ये है। ठीक है,
भारत के उत्तरी में स्थित विशाल और ऊंचा हिमालय पर्वत ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वह ऊंचे उठकर आकाश को चूम रहा हो। इसमें भी यही बताया गया है, नीचे चरण तले छुप नीत सिंधु झूमता है। अब चार दिशाएं होती है, ठीक है। चार दिशाएं होती है हमारे भारत की। पहली ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। आप लोग इन चार दिशाओं को इस छोटी सी ट्रिक की हेल्प से याद रख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही याद करी थी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है, वो उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। अब इस पूरी लाइन में ये जो त्रिवेणी वर्ड है, जब भी कहीं त्रि आता है तो उसका मतलब होता है तीन चीजों से मिलके। जैसे त्रिपुर होता है और बहुत सारे त्रि वर्ड से नाम शब्द बनते हैं, तो उनका मतलब हमेशा ये होता है कि तीन चीजों से मिलकर बना हुआ। तो यहाँ पर भी त्रिवेणी वर्ड का यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि तीन नदियां मिलकर, अलग अलग धाराएं हैं लेकिन आपस में मिलकर वो एक नदी बन रही है, यानी तीन धाराएं मिलकर एक नदी बन रही है। तो इसमें इस लाइन का मतलब ये है कि जो भारत की प्रशंसा यहाँ पे की जा रही है, तो जो भारत है वो कभी मतलब अलग अलग होकर काम नहीं करते, सारे लोग एकजुट होकर काम करते हैं, तो काम ज्यादा अच्छे से और ज्यादा बेहतरीन होता है, ठीक है। तो इस लाइन का ये मतलब है, जगमग जटा निराली पग पग चहर रही है। पग पग यानी कदम कदम चल रही है, चहर रही है। पग पग का मतलब होता है कदम कदम, ठीक है। यह हमारे देश के स्वाभिमान और गौरव के प्रतीक है। वह दक्षिण में भारत माता के चरणों के नीचे विशाल समुद्र सिंधु निरंतर झुककर उनके चरणों को परखते हुए खुशी से झूम रहा है। ये जो वर्ड था गंगा यमुना त्रिवेणी नदी वाला, इनका मीनिंग है कि जो तीन नदियां हैं वो जो हमारे देश के गौरव और प्रतीक है, वह दक्षिण में भारत माता के चरणों के नीचे विशाल समुद्र नीचे और निरंतरता झुककर उनके चरणों को परखते हुए खुशी से झूम रहे हैं। तो ये जो हमारा दक्षिण है, इसमें बताया गया है कि जो भारत माता है उनके पांव को छूकर सिंधु नदी, त्रिवेणी, सिंधु नदी निरंतर झुककर भारत के पावन गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी, यानी जो ये तीन नदियां हैं गंगा यमुना सरस्वती अलग अलग जगह से आ रही हैं लेकिन मिलकर एक बन रही हैं, उसको त्रिवेणी कहते हैं, ठीक है। जैसे पवित्र नदियां उगम के साथ बह रही हैं और लहरें ले रही हैं। इन नदियों के कारण भारत के कोने कोने में पग पग पर एक अनोखी जगमगाती हुई प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली बिखरी हुई दिखाई देती है। यानी ये जो नदियां हैं, ये तीनों नदियां बहुत ज्यादा पवित्र मानी जाती हैं। गंगा यमुना सरस्वती, ये नदियां बहुत ही पवित्र होती है। जब ये एक साथ मिल रही हैं तो उस जगह को बहुत पवित्र लहरें बना रही हैं, प्राकृतिक सुंदरता यह दर्शाती है, ठीक है। वह पूर्ण भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। स्वर्ण यानी सोना, पहले हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो इसीलिए इस वर्ड को इस नाम से दर्शाया गया है, ठीक है। तो कहां पर थे हम? अंत में कवि गर्व से कहते हैं कि यह पवित्र भूमि मेरी, यानी पूर्ण, पूर्ण यानी सारी,
और सोने के समान मूल्यवान और समृद्ध भूमि यानी स्वर्ण भूमि मेरी ही जन्मभूमि और मातृभूमि है। तो पहला पद हमारा यहाँ पर खत्म होता है। आइए नेक्स्ट पद पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पद हमारा ये है। बच्चों अभी इसमें मैं आपको एक होमवर्क देने वाली हूँ, तो प्लीज उसे कंप्लीट करना। ओके। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। तो यहाँ पर एक चिड़िया वर्ड आया है। यहाँ पे चिड़िया वर्ड से हमें जंगल के जो जानवर है ना उनके बारे में दर्शाया गया है। चिड़िया का मतलब सिर्फ चिड़िया नहीं है, यहाँ पर और भी जानवरों को दर्शाया गया है चिड़िया के शब्द से। ठीक है। इस पद में भारत के प्राकृतिक वर्णन और वायु का सुंदर वर्णन है। ठीक है। यहाँ पर हमारे जो वातावरण है, पर्यावरण है, इस पद में उस चीज को दर्शाया गया है। कवि कहते हैं कि मेरी मातृभूमि की सुंदर पहाड़ियों से अनगिनत जल प्राप्त और झरने बहते हैं। यहाँ पर जो झरने वाली बात हुई है उससे हमें बताते हैं कि जो हमारी अलग अलग जगह की पहाड़ियां हैं वहां से झरने पानी निकलता है, तो वह अनगिनत जल प्राप्त करते हैं। ठीक है। झरने बहते हैं। तो अमराए घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन तन मन संवारती है। अमराई वर्ड का मीनिंग यहाँ पर है आम के घने बाग। ठीक है। अमराई को आम के घने बाग कहा जाता है। घनी है कोयल पुकारती है। यहाँ पर ये जो कोयल है, कोयल को एक कहेंगे जो एक टैलेंट वाली चीजें जो होती है ना, तो कोयल में एक टैलेंट होता है, बहुत अच्छा गाती है, बोलती है, तो उसको कोयल को यहाँ पर दर्शाया गया है। पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। यहाँ पर जो मलय पवन है ये बहुत सुंदर है, ऐसे देख के तन मन खुश हो जाता है और बहुत सुगंधित सुंदर है। तो आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ कि आपको होमवर्क में लिखना है कि जो मलय है वो ऐसी क्या चीज है जो इतनी सुंदर है, खूबसूरत है, सुंदर महकती है। ठीक है। झरने बहते हैं जो धरती को जीवन और सौंदर्य प्रदान करते हैं। यह यहाँ के हरे भरे जंगलों और झाड़ियों में सुंदर पक्षी और चिड़िया मस्ती से डूबकर मधुर स्वर में चहकती हैं। ये हमारा चिड़िया वाला था। यहाँ आम के घने बाग, यहाँ पर देखो आया ना अमराई शब्द, आम के घने बाग। ये डिफिकल्ट वर्ड्स हो सकते हैं, तो आपको ये शब्दार्थ में लिखने हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है। अमराई है जहां बैठकर कोयल कुहू कुहू करके मीठी आवाज में पुकारती है। ओके। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। दक्षिण के मलय पर्वत की ओर से आने वाली चंदन की सुगंध से युक्त ठंडी हवा, मलय पवन, जब यह बहती है तो वह हर मनुष्य के तन मन को ताजगी से भर देती है और उनका रूप संवार देती है। यह भूमि केवल सुंदर ही नहीं बल्कि यह मेरी धर्म भूमि, जहाँ धर्म और नीति का पालन किया जाता है, और कर्म भूमि जहाँ व्यक्ति अपने तय कर्मों से अपना भाग्य बनाता है। यही मेरी जन्मभूमि और ये मेरी मातृभूमि। ठीक है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि यहाँ जो हमारा पर्यावरण है, हमारे जो जंगल हैं, उनको ज्यादा यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें कुछ जानवरों, कुछ जो कोयल इंटेलिजेंस के लिए मानी जाती है, कोयल का वर्णन किया गया है, मलय पवन के बारे में वर्णन किया गया है, और सवारती तन मदद को वो जो पवन है उसके बारे में बताया गया है। मलय पवन
काफी ज्यादा दक्षिण के मलय पर्वत की ओर से आने वाले चंद्र की सुगंध से युक्त ठंडी हवा, मलय पवन जब यह बहती है तो वह हर मनुष्य के तन मन को ताजगी से भर देती है, उनका यह रूप सवार देती है। मलय पवन क्या है, ये आपका होमवर्क है। वो ऐसी क्या चीज है जिससे इतना सुगंध हर इंसान के तन मन को एकदम सुंदर सवार देती है। तो ये आपको होमवर्क है, मलय पवन ऐसी क्या चीज है आपको बतानी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पद पर चलते हैं। जन्मे जहां थे रघुपति, यहाँ पर रघुपति शब्द आया है, किसके लिए लगाते हैं? एक रघुपति, एक गाना है, सुना है कभी? रघुपति मेरे राह निहारे। रघुपति यहाँ पर श्री राम जी को कहा गया है। ठीक है, जन्मी चाहती सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। इस अंतिम पद में भारत के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक गौरव का गान किया गया है। यहाँ पर ये जो पद है, यहाँ पर थोड़ा सांस्कृतिक ऐतिहासिक वर्णन किया गया है कि पहले बहुत सारे मतलब हमारे युद्ध हुए थे, तो उसमें क्या क्या हुआ था और कौन कौन ऐसे मेन कैरेक्टर था जिनको दर्शा कर हम अपने भारत को और भी अच्छा बता सकते हैं। जो चीज हमें अच्छी लगती है, जैसे हमारा भारत है, कोई भी चीज जैसे हमें अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो हम उसकी कभी कमियां निकालते ही नहीं है। हम उसके बारे में और ज्यादा अच्छा बताते हैं कि और लोग भी ये चीज को पसंद करें। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो हमारे भारत की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। और याद रखिए, ये जो सारे पद हैं, ये जो कविता है, ये जो कवि हैं उन्होंने अंग्रेजों को अपने भारत की खासियत बताने के लिए यह कविता लिखी है। ठीक है, कवि कहते हैं कि वही महान भूमि है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रघुपति जी ने जन्म लिया और साक्षात पवित्रता की प्रतिभूमि माता सीता ने जन्म लिया। ठीक है, पहले पद में कवि कहते हैं कि यह वही महान भूमि है जहां मर्यादा पुरुषों श्री राम रघुपति जी ने जन्म लिया। वह पवित्रता की प्रतिभूमि सीता जी ने जन्म लिया। इसी धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जादुई बंसी बजाई और कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को तथा पूरे संसार को अत्यंत पवित्र और अमर ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान सुनाया। ठीक है, यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें पुराण व पहले जो युद्ध हुआ था उसके बारे में पूरा वर्णन किया है, पूरा महाभारत का वर्णन किया गया है। ठीक है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह वृद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। इसलिए अधर्म के नाश के लिए यह महाभारत जैसे धर्म युद्ध भी हुए, जिससे यह युद्ध भूमि कहलाई। अब यहाँ जिस धरती पर युद्ध हुआ और महाभारत जैसा इतिहास बना, जिस धरती पर युद्ध हुआ उसको युद्ध भूमि कहलाई, वह युद्ध भूमि कहलाई, युद्ध भूमि नाम से कहलाई गई वह धरती। साथ ही इसी धरती पर महात्मा गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर पूरे संसार को शांति, अहिंसा, करुणा का मार्ग दिखाया। यही वो धरती है जहां महात्मा गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ, जिन्होंने अहिंसा, शांति व करुणा का मार्ग दिखाया। बहुत सारे लोग स्वार्थी हो जाते हैं अपने लिए कि उनसे ज्यादा तो कोई शक्तिशाली नहीं है, तो उन्होंने आकर
मतलब बहुत पहले गुस्सा हो जाते थे, मतलब बहुत वो रहता था। तो जो हमारे गौतम बुद्ध जी हैं, उन्होंने हमें अहिंसा, शक्ति व करुणा का ज्ञान पढ़ाया, जिससे काफी लोगों में जागरूकता फैली और धीरे धीरे भारत शांति से रहने लगा। एकता में बल होता है कहते हैं, वही सब लोग एकजुट होते गए और भारत इतना प्रसिद्ध होता गया। गौतम ने जन्म लेकर, जिसका यहाँ पे सूर्य सही है गाइस, यहाँ पर ये इंग्लिश का वर्ड आ गया तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। सीरियस ये रही है, सूर्य बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाई। दिया यानी दया, यानी यहाँ पर दिया का नाम दिया है, तो हाँ कहाँ थे हम, दिखाई, जिससे यह बुद्ध भूमि भी बनी। गौतम बुद्ध ने संसार को दुखों का दूर करने के लिए सत्य और दया की सीख दी और अज्ञान के आधार में डूबे हुए संसार को ज्ञान का दीपक, यहाँ पर जो दिया वर्ड था उसका शब्द, उसका मतलब दीपक है, ठीक है। दिया का अर्थ है दीपक, दीपक दिखाया। ऐसी गौरवशाली और पावन भूमि ही मेरी जन्मभूमि और मातृभूमि मेरी, यही भूमि मेरी जन्मभूमि व मेरी मातृभूमि है, ठीक है। यहाँ पर हमारा पद खत्म होता है। अब आ जाते हैं कवि के परिचय पर। सोहनलाल द्विवेदी जी का परिचय यहाँ पर दिया गया है। आइए सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में जानते हैं, ठीक है। कवि से परिचय। सोहनलाल द्विवेदी जी का नाम हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत बार आ जाता है। इनका जीवन काल है 1906 से 1988 तक, ठीक है। 1906 में इनका जन्म हुआ व 1900 में इनका मृत्यु हो चुका था। परिचय। सोहनलाल द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के अत्यंत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय भारत पर ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का शासन था। देश की पराधीनता को देखकर उनका मन अत्यंत व्यथित हुआ और उन्होंने अपनी लेखनी को ही स्वतंत्र संग्राम का माध्यम बता लिया। तो यहाँ पर इन लाइनों का मतलब कुछ मतलब है कि जो जब युद्ध होता है तो एक युद्ध होता है इसमें कि भाई चलो तलवार निकाल ली अब युद्ध शुरू हो जाए, नहीं। और ये हमारे लेखन लोग हैं, वो अपनी लेखनी कला से लेखनी कला को ही अपनी तलवार बनाकर उन पर वार करते हैं। तो जो हमारे कवि है सोहनलाल द्विवेदी जी, उन्होंने भी अपनी लेखन कला का इस्तेमाल करके ब्रिटिशों को ये बताया कि हमारा भारत कितना महान, कितना सुंदर, कितना अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, जिसे जो एक है इसको कोई अलग नहीं कर सकता। और इस हमारे भारत के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने इस कवि में बताई, ठीक है। उस समय भारत पर ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का शासन था। देश की पराधीनता को देखकर उनका मन अत्यंत व्यथित हुआ और उन्होंने अपनी लेखनी को ही स्वतंत्रता संग्राम का माध्यम बना लिया, ठीक है, समझ आया आपको। इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं, उनकी कविताओं का सबसे प्रिय और मुख्य विषय देशभक्ति है। जैसा कि उनकी कविता में लिखा हुआ है, जैसे उन्होंने भारत का अच्छा वर्णन किया है, उससे ही देखकर लगता है कि उनके अंदर देशभक्ति को लेकर कितनी अच्छी जागरूकता है, वह कितने देश प्रिय इंसान या व्यक्ति हैं, ठीक है। इसीलिए उनका सबसे अच्छा, सबसे मुख्य विषय देशभक्ति ही था,
ठीक है, और राष्ट्र जागरण था। उन्हें भारत के गौरव, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य का गान करना बेहद प्रिय था। भारत के सांस्कृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य, गौरव का प्रिय क्या गान करना बेहद प्रिय था। यानी हम पूरे भारत में कोई भी चीज एक जैसी है ही नहीं। महाराष्ट्र में अलग बोलते अलग है, उनका खान पान अलग होता है, केरल में खान पान अलग होता है, उनका भाषा अलग होता है, उनका पहनावा अलग होता है। तो अलग अलग तरह के हमारे भारत में बहुत सारे लोग हैं जो एकजुट होकर पूरे भारत की प्रशंसा का प्रशंसा को दर्शाते हैं। ठीक है, उनकी रचनाओं की भाषा सरल, ओजपूर्ण और सीधे हृदय को छूने वाली होती है। जो कविता में जो कुछ शब्द हैं उनको पढ़कर भी ऐसा लगता है कि जो उनकी बातें हैं वो एकदम दिल छूने वाली हैं, और वो उनकी जो भाषा है वो एकदम सरल और ओजपूर्ण है। ठीक है, अन्य प्रसिद्ध रचनाएं, बढ़े चलो तथा सुप्रसिद्ध कविता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अत्यंत लोकप्रिय कृतियां हैं। ठीक है, आपने बचपन ये बड़े चलो तो नहीं, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो आपने बचपन से सुना ही होगा। ये सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, यह अत्यंत लोकप्रिय कृतियां हैं। ठीक है, सर आ जाइए एक बार। परिचय तक पढ़ा है, देख लो आप एक बार।